जय हिंद दोस्तों। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इसमें दे रखा है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कौन है, थॉमसन ने। इसमें तीन होते, टेलर, लुबाक और चार्ल्स से नहीं था। इनका भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आप थॉमसन पढ़िए आप उसको। ठीक है, तो व्याख्या क्या करता है इसमें, एक्सप्लेनेशन क्या करता है कि त्रियुगी प्रणाली इतिहास को समयावधि के आधार पर विभाजित करने की पद्धति है। ठीक है, डेनिश पुरातत्वविद क्रिश्चियन जर्गनेश थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1820 ईस्वी में पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद, मतलब हमारे जो वेद थे उनके बारे में क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, तो क्या है, तो क्या सूचक है बताओ, अश्किनी है, पुरुषणी है, विपाशा है, शतुत्री है, कुंभू है, कुंभू है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। तो व्याख्या क्या करता है, कभी कभी क्या होता है कि व्याख्या से भी एग्जाम क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, तो आप व्याख्या जरूर पढ़े करो इनकी, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, निवास, जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, आर्य जो रहते थे उसको निवास स्थल क्या जाता था, सप्त सैंधव कहा जाता था। यह सिंधु शतुत्री, शतुत्री किसको है, सतलज नदी को, जो ये सतलज नदी है हमारी, उसको शतुत्री कहा जाता है प्राचीन काल में। ठीक है, विपाशा है, उसको व्यास नदी जो भी बोलते हैं उसको विपाशा बोलते थे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्यास नदी को ऋग्वेद काल में क्या बोला जाता था, तो आप बोलेंगे विपाशा। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, रावी नदी है हमारी, उसको क्या बोला जाता था, परुषणी बोला जाता था। झेलम भी है, भी आप जानते हैं, उसको वितस्ता बोला जाता था। चिनाब रिवर है, उसको क्या बोलता, अश्कनी बोला जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद में करीब 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों में कुंभा काबुल, सुवास्तु स्वात, कुम्मू कुर्रम तथा गोमती गोमल प्रमुख थी। ठीक है, आप एक्स में से क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, प्राचीन श्रावस्ती का। ठीक है, तो वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, अर्धचंद्राकार है, आयताकार है। तो किस तरीके का था श्रावस्ती का, तो बताइए। इसमें एक्सप्रेशन दे रखा है बी, देखो बी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बी आंसर है इसका। इसने एक्सप्लेन क्या किया है देखो, श्रावस्ती की पहचान गोंडा जिला, देखो गोंडा जिला कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, के सहेत महेत नामक स्थान से की गई है, यहाँ जहाँ से नगर के प्राचीन खंडर प्राप्त हुए हैं। श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्ध चंद्राकार आकृति का था। यह नगर चर्यावती यानी राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ था। राप्ती नदी, ठीक है, राप्ती नदी आप समझ रहे हैं, अभी राप्ती नदी पर एक गोरखपुर शहर है अपना, वो भी बसा हुआ है। करंट का एक क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में। ठीक है, राप्ती नदी को आप ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये था, यह कौशल की राजधानी था। बुद्ध काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत था। ठीक है, श्रावस्ती में 3 प्रसिद्ध विहार थे, जैतवन, पूर्वाराम तथा मल्लिकाराम। ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि प्रसिद्ध विहार कौन थे श्रावस्ती के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना जैतवन, पूर्वाराम तथा मल्लिकाराम। श्रावस्ती के व्यापारी, इनकी श्रेष्ठी अनाथ पिंडक ने जैतवन नामक उद्यान को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदकर बौद्ध संघ को दान किया। ठीक है, तथा यहाँ एक विहार निर्मित करवाया। ठीक है, तो अब एक्सप्लेन, इसको पढ़ो, इससे भी क्वेश्चन निकालो, ये तो है ही है, इससे भी क्वेश्चन बना दो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्ध, खाना लेने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो किसको दी गई थी, बी, वैशाली के अंदर। ठीक है, समझ रहे क्वेश्चन को, वैशाली के अंदर ये थे श्रावस्ती राजगृह कुशीनगर। वैशाली आपने पढ़ा होगा, ये राजधानी थी। ठीक है, उस टाइम में, तो इसमें बी है वैशाली में। तो इसका एक्सप्लेन क्या करता है, गौतम बुद्ध अपने धर्म प्रचार के दौरान राजगृह से चलकर लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे थे। ठीक है, यहाँ उन्होंने 5वां वर्षकाल बिताया।
लिच्छवियों ने इनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटा गृहशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम 4 महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की, अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर। देखो ठीक है, रिकमेंडेशन ने किया तो इन्होंने अनुमति दे दी। ठीक है, तब भिक्षुणियों को संघ स्थापित हुआ। संघ में प्रवेश पाने वाले प्रथम महिला बुद्ध को की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकित हुआ था। ठीक है, बुद्ध का चित्र जो था किसके सिक्कों पर हुआ था, तो किसके हुआ था, कनिष्क के पे हुआ था, बुद्ध गुप्त के पे हुआ था, या नहपाण के पे हुआ था, भीम खडफिसस के पे हुआ था। तो कौन राजा था वो, तो वो था कनिष्क राजा। ठीक है, गुप्त वंश का शासक कौन था बताइए। कनिष्क ने किस वंश की स्थापना की थी, आप ये देखना, कुषाण वंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है, कुषाण वंश का शासक कनिष्क एक बौद्ध धर्मावलंबी था। ठीक है, उसने सोने के सिक्कों पर बुद्ध के चित्र का अंकन किया था, जिसके नीचे यूनानी लिपि में वोडो यानी कि बुद्ध खुदा हुआ है। कनिष्क अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इसने इसके सिक्कों पर पार्थियन, यूनानी एवं भारतीय देवी देवताओं की आकृतियाँ मिली हैं। कनिष्क के तांबे के सिक्कों में उसे एक वेदी पर बलिदान करके दिखाया गया है। ठीक है, उसके सिक्के रोम के सम्राट से मिलते जुलते हैं, जिनमें एक ओर उसकी अपनी आकृति है और दूसरी ओर किसी देवी या देवता की है। ठीक है, देखो एक ओर तो उसकी खुद की आकृति है और दूसरी देवी देवता की आकृति है। कुषाण शासक भीम खडफिसस ने अपने सोने और तांबे के सिक्कों में महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वाकलेश्वर आदि उपाधियाँ धारण की हैं। ठीक है, तो आप इसकी व्याख्या को पढ़ना, इससे क्वेश्चन निकालना, पक्का मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आबू का जैन मंदिर किसने बनाया था, किससे बनाया, मतलब किससे बना हुआ है, चूना पत्थर, संगमरमर से, ग्रेनाइट से, या बलुआ पत्थर, तो संगमरमर से। ठीक है, माउंट आबू के जैन मंदिरों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया था, जो 10वीं और 13वीं शताब्दी में राजस्थान में बनाए गए थे। गुजरात के चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है। ठीक है, शासक भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सामंत विमल ने, जो आबू में है। ठीक है, भीम प्रथम के सामंत विमल ने, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बनाना, तो संगमरमर से बना होता है आबू का जैन मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ये क्वेश्चन अगला, बौद्ध, ये क्या है, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति, तो मैंने बता दिया आपको। 7वां क्वेश्चन देखो आप इसको, कौन सा, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा का अंकलन करते थे। यानी कि हेमचंद्र जो थे किसकी सभा को अंकलन करते थे, अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विद्याधर। तो इसमें क्या मतभेद है, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों में था। ठीक है, लेकिन अब इसने पूछा किसका ये पता नहीं है, तो स्टार मार्क किया गया इस क्वेश्चन को, पढ़ लो। जैन आचार्य हेमचंद्र का जन्म धंधुका, वर्तमान कहाँ पे, गुजरात के अंदर में हुआ था। वे एक व्याकरणविद, दार्शनिक तथा इतिहासकार थे। हेमचंद्र ने गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज, देखो जयसिंह सिद्धराज हो गया, तथा कुमारपाल, दोनों के यहाँ इसने दरबारों को शोभित किया है। जयसिंह सिद्धराज ने हेमचंद्र ने जैन भिक्षुओं को सम्मानित किया। कुमारपाल ने हेमचंद्र के प्रभाव से आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, हेमचंद्र इतना प्रभावी था कि उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था कुमारपाल ने। हेमचंद्र ने संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, पढ़ना आप इसको, दोनों, इसमें सी भी और बी भी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, जिसे राजवंश के समय में फले फूले थे। किस राजवंश के समय फले फूले थे, कौन था, पुष्य भक्ति था, कुषाण था, या शुंग था, या गुप्त था, कौन सा था बताइए। देखो आप उसमें उत्तर में दिया हुआ है सी, तो कौन था, शुंग था ये। ठीक है, तो शुंग क्या था, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने ईसा पूर्व 2वीं सदी के मध्य में महाभाष्य लिखा, जो कि उनके पूर्ववर्ती वैश्याकरण, ये क्या है,
पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी की टीका है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें मौर्य काल से पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। विशेषज्ञ इन्हें 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं, लेकिन सामान्यतः पाणिनि को शुंग वंश में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम पूछ लेंगे अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए। पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें आंसर शुंग था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए। ये क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की, वह था कौन था, बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम समुद्रगुप्त श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने ये उपाधि धारण की थी, परम भागवत। तो गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम, ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को किसके नाम जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भक्त की उपाधि धारण की थी। व्यक्तिगत रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म से संबंधित था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा अंकित है। देखो ये पूछ लेगा कि सिक्कों पर क्या लिखवाया था उन्होंने, चंद्रगुप्त ने क्या लिखवाया था? गरुड़ की प्रतिमा लगवाई थी, ये पूछ लेगा क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय के विष्णुपद नामक पर्वत के ऊपर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। किस पर्वत पर की थी? क्या पर्वत नाम था? विष्णुपद नामक पर्वत था, इस पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 10वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा 10 का, तो 10 का सेट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये आपने वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आए हुए क्वेश्चन से पहले से भी है। तो किसका था? बौद्ध का, जैन का, शैव का या वैष्णव का? तो ये था जैन धर्म का। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म में था। यापनी संप्रदाय का उद्भव दिगंबर संप्रदाय से माना जाता है। दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के तुल्लु क्षेत्र में पाए गए शिलालेख में यापनियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन हो गए। आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से पढ़ना और इनकी व्याख्या भी करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।